जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कैप्टन K2 एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की हिंदी, वो भी बुक पढ़ने वाले हैं, किताब पढ़ने वाले हैं। चूँकि किताब से प्रश्न आते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न, दोनों प्रश्न पुस्तक से आते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो इससे पहली जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने लेखक परिचय, उसके बाद विधा के बारे में देखा था। उसमें आप लोग एक बात कर लीजिएगा, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का क्या नाम है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, चैप्टर का ये नाम है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है भाई, और विधा ये क्या है, तो विधा है आपका निबंध। विधा क्या है, इसको निबंध मानेंगे, निबंध है। और चूंकि और ये भाषण से लिया गया है, तो पिछली कक्षा में हम शायद भाषण लिख दिए थे, उसको आप लोग मिटा दीजिएगा, क्योंकि आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ये निबंध ही लेता है। तो क्या है, निबंध है ये। विधा कौन सा है, निबंध। लेखक कौन है, तो लेखक हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन है, भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी। चलिए, तो इस चैप्टर को विस्तार से पहले हम लोग पढ़ेंगे। जो चैप्टर है, चैप्टर जानने से पहले हम ये बात जानेंगे कि आखिर ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। इसके पहले हेडिंग को हम समझते हुए चलेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो आप लोग को पता होगा कि जो हमारा जो पुरातन व्यवस्था था या हमारा जो समाज है, तो कोई एक व्यक्ति सारे काम को नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान चलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के अलावा जो कुछ एक दो काम होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन अब कहिएगा कि सर आप मतलब इंजीनियरिंग का काम, रोड बनाना, ये करना वो करना, तो एक व्यक्ति के द्वारा ये इतने सारे काम संभव नहीं है। जो हमारा जो तब समाज था वो सोचा कि भाई क्यों ना जो काम है, श्रम मतलब जो काम है, मेहनत है, उसको हम विभिन्न लोगों के हाथों में सौंप दें। ठीक है, ये बातें पहले चली। तो ठीक है, तो श्रम विभाजन कार्य कुशलता के लिए बनाया गया था। श्रम का विभाजन, काम का विभाजन क्यों किया गया था, कि काम आसान हो जाए। लेकिन यही धीरे धीरे पनपते पनपते कौन सा रूप धर लिया, मेरा क्या धर लिया, जाति प्रथा का रूप। अब लोग को क्या होने लगा, अरे भाई जो जूता पॉलिश करेगा वो नीच जाति का है, जो क्या कहते हैं सुअर चराएगा वो नीच जाति का है, ठीक है, जो पूजा पाठ कराएगा वो उच्च जाति का है। तो ये जाति प्रथा कौन लाया, तो जाति प्रथा कौन लाया, तो जाति प्रथा लाने वाला हमारा समाज ही है। ठीक है, कौन है, समाज ही है, जो इतना भयानक कुप्रथा लाया है। और अभी आप देखते हैं कि इसके लिए मार काट, दंगा फसाद सब चीज़ होते रहता है। अभी मान चलिए कि हम अपना शरीर चीरेंगे तो लाल खून निकलेगा, आप अपना चीरिएगा तो लाल खून निकलेगा। तो जब भाई यहाँ तक अंतर नहीं है, तो क्यों फिर हम जो लोग क्या कहते हैं, जो नीचे मतलब नीचा काम तो उसको नहीं कह सकते हैं, जो लोग मतलब अपना कार्य करते कोई भी काम, तो उसको हम क्यों नीच समझेंगे। तो उसी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। चूंकि निबंध का अर्थ ही होता है निहिजोर बंध, यानी अपने विचारों में कोई चीज़ को बांध करके लिखना। क्या करना, अपने विचारों में बांध करके लिखना। जैसे हम ही आप लोग को बोलेंगे कि भाई आपका आतंकवाद के विचार में आप निबंध लिखिए, ठीक है, दे देंगे। तो आप अपने नज़रिए से किस तरह से आतंकवाद के स्वरूप को देख रहे हैं, उसके बारे में आप व्याख्या करेंगे। हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, हम व्याख्या करेंगे। भले से उसमें 2-3 बात मैच खाए। तो जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो भी क्या किए हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर अपना विचार प्रस्तुत किए हैं कि किस तरह से जो श्रम विभाजन था वो जाति प्रथा का रूप अभी ले चुका है। उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लेखक परिचय, इनके बारे में परिचय लेंगे। क्योंकि ये लिखे हैं तो लेखक परिचय हम लेना चाहेंगे, लेखक परिचय लेते हैं। ठीक है, तो लेखक परिचय में सर्वप्रथम इनका नाम आता है, तो लेखक परिचय हम क्या लिखेंगे, पहले नाम लिखेंगे। तो नाम इनका क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है,
तो नाम से बाद क्या देखते हैं, जन्म। जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में। जन्म कब हुआ है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये भी बात लिख लेंगे, जन्म कब हुआ है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान है इनका महू नामक नगर मध्य प्रदेश। कहाँ है इनका जन्म स्थान, महू नामक जगह मध्य प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। ठीक है, जन्म किस परिवार में लिए थे, तो दलित परिवार में। जन्म किस परिवार में लिए थे, जन्म किस परिवार में हुआ था, या ऐसे इसको लिखते हैं हम लोग, जन्म या परिवार लिखेंगे। परिवार कौन था, तो दलित परिवार था, मतलब पिछड़ा हुआ जाति, दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये जो सारे पॉइंट हम जो लिख रहे हैं ना, सारे ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जितने पॉइंट लिख रहे हैं सारे। पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल। पिता का नाम रामजी सकपाल, वैसे पूछता नहीं है, रामजी सकपाल पिता का नाम था। ठीक, पिता का क्या नाम था, रामजी सकपाल था। इनके प्रेरक कौन कौन रहे थे, इनके प्रेरक के तौर पर थे बुद्ध, गौतम बुद्ध जी, उसके बाद कबीरदास थे और ज्योतिबा राव फूले थे। कौन थे, ज्योतिबा राव फूले जी, ज्योतिबा राव फूले, ये इनके प्रेरक थे। सारे बातों को समझेंगे, ज्योतिबा राव फूले। आप देखिए इनका जो निधन कब हुआ था, इनका जो निधन हुआ है वो दिल्ली में 1956 ईस्वी में हो गया था। कहाँ हुआ था, दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ इनका निधन हुआ था, दिल्ली में। अब ये तो बातें सारे लिख लिए, ठीक है, रचना भी देखेंगे बाद में। अब इनके बारे में हम समझने का प्रयत्न करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, तो सर चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, चैप्टर का विधा कौन सा है, तो निबंध है, लेकिन ये एक भाषण है। उस भाषण से जो ललई सिंह यादव हैं उनके द्वारा रूपांतरण किया गया। क्या किया गया, उनके द्वारा रूपांतरण करके इसका लिखा गया है। ठीक है, चूंकि ये अधिकतर रचना ये क्या कहते हैं, किस में लिखे हैं, तो अंग्रेजी में ही लिखे हैं। तो हिंदी में इनका रचना कौन किया है, तो ललई सिंह यादव जी इनके रचनाकार हैं हिंदी में। तो समझिएगा, तो भीमराव अंबेडकर जी को आप एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, ये प्रसिद्ध किस नाम से हैं, तो प्रसिद्ध हैं, ये प्रसिद्ध किस नाम से हैं, तो प्रसिद्ध हैं संविधान के निर्माता के रूप में। किस रूप में, संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता। वैसे निर्माता मतलब ये नहीं समझिएगा कि लिखने वाला कोई और था, लिखने वाला ये नहीं थे। ठीक है, तो लिखने वाला निर्माता इस वजह से बोला जाता है कि संविधान का जो स्वरूप है इन्होंने ही तैयार किया था। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, इस वजह से इनको संविधान के निर्माता के नाम से भी प्रसिद्धि मिलती है, या कहीं कहीं लोग इनका वो नाम भी बोलते हैं। तो इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। आधुनिक मनु किनको कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को। ये भी बात देख लेंगे। इनका एक और नाम है संविधान का निर्माता और आधुनिक मनु। आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप लोग मनु का नाम जानते हैं। मनु, चूंकि हम लोग जो है मनु का ही पुत्र हैं। आप कहिएगा सर ये कौन कैसी बात हुई, तो जब एक जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कमायनी, उसमें पढ़िएगा तो मानव सभ्यता के उद्भव के बारे में बताया गया है कि जब सारा सृष्टि जलमय हो गई थी तो एक मनु नामक व्यक्ति बचा हुआ था। ठीक है, तो वो निराश हो गया बेचारा और वो इधर उधर भटकने लगा। तो एक ऋषि थे, उनकी पुत्री थी श्रद्धा, उनको भेजे, तब दोनों का विवाह हुआ और वही से हम लोग की उत्पत्ति हुई, ये कहा जाता है। तो जो आधुनिक मनु जो है इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत काम किए। दलित वर्ग के लोगों के लिए ये इतना काम किए। अभी जो दलित वर्ग इतना मतलब क्या कहते हैं, इतना जो सब चीज़ में हकदार ले रहा है, इतना पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्हीं का दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ है। अगर ये नहीं रहते तो हमारे जो समाज है, जो भारतीय समाज है,
उसमें जो निचली जाति का लोग था, जो निचली काम करता था, वो दबे के दबे ही रह जाता, वो कभी भी ऊपर नहीं उठता। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो हम लोग पहले चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो जब लेखक शुरू इसको करते हैं तो ये बोलते हैं कि आखिर ये जो श्रम विभाजन है ये शुरू से ही है क्या? तो बोला नहीं भाई, जब हमारा वेद था तो वेद में भी लिखा हुआ था जो क्षत्रिय हैं वो रक्षा करेगा, जो वैश्य हैं वो क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से सारा का काम बांटा गया था। जो ब्राह्मण है वो पंडित गिरी, तो बहुत सारा बात था वहाँ पे। तो वो क्या किए, जो ये बोले कि जो हमारा जो पुरातन जो समाज था वो तो कार्य कुशलता के लिए भाई बांटा हुआ था कि अरे तुम ये कैटेगरी में रह जाओ, तुम एक कैटेगरी में रह जाओ, तुम एक कैटेगरी में रह जाओ, तुम एक कैटेगरी में रह जाओ। लेकिन ज्यों ज्यों लोगों को मजा आने लगा, आनंद आने लगा, आनंद कहने का मतलब आनंद की अनुभूति आने लगा कि लोग गद्दी पर बैठे हैं, अब आता है मालिक मालिक मालिक, ये काम कर देते हैं, खाने के लिए रोटी दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो लोगों को मजा आने लगा, आराम मिल रहा है और लोगों को खटाओ। तो वहाँ से और जाति प्रथा भयानक रूप लेने लगा। उन्हीं पर ये लिखे हैं कि भाई जो हमारा समाज है वो जाति प्रथा अगर समाज में रहेगा तो समाज में कोई भी विकास एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकती है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान कोई भी विकास नहीं जा सकती है। कैसे? तो आप बताइए कि मान के चलिए कोई परिवर्तन होता, समाज में कोई योजना आया, तो जो उच्च वर्ग का लोग रहेगा तो सरकार उसी के पक्ष में योजना सुना देता, भाई तुम्ही को लाभ मिलेगा, और जो निचले तबके का लोग रहेगा उसको तो लाभ नहीं मिलेगा। तो बताइए, तो गरीबी अभी जो देश में व्याप्त है, गरीबी का भी यही कारण है। जाति प्रथा को भी हम गरीबी के कारण में रख सकते हैं, बेरोजगारी के कारण में रख सकते हैं। आप मान चलिए कि आप जन्म लिए शर्मा जाति में, मान लीजिए, या यादव, कोई भी जाति में, किसी जाति का हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, जो भी बात है, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं, तो कोई भी जाति हो, इसे हम जाति प्रथा का यहाँ पर कोई बढ़ावा उढ़ावा नहीं, कोई भी जाति का कोई व्यक्ति हो मान लीजिए। तो अब वो जन्म लिया, तो जब वो गर्भ में रहता है, पल रहा, तो उसी से मैं कहता अरे ये बड़ा होकर के ना बहुत बड़ा शर्मा जी बनेगा, अरे बड़ा होकर के ये बनेगा, अरे बड़ा होकर बहुत बड़ा ये पंडित बनेगा, अरे बड़ा होकर के ये बहुत बड़ा क्या बनेगा, मतलब जो भी जाति का है ये बनेगा वो बनेगा। उसको पहले ही निर्धारण हम लोग कर देते गर्भ में ही। अब मान के चलिए कि जैसा जो आधुनिक समाज अभी जो चल रहा है, आधुनिक समाज, उसमें आप मान के लिए हमें पेशा बदलने की जरूरत पड़ जाए, हम अपना काम बदलने की जरूरत पड़ जाए, जैसे अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे स्कोप नहीं है, तो भाई आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम अपना जीवन क्या कहते हैं, जीवन यापन करने के लिए और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। हम तो ये थोड़ी है कि यही पेशा से हम बंधे रहेंगे, कोई और भी काम करके हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन जाति प्रथा क्या कहते? नहीं, तुम अगर इस जाति में जन्म लिया तो तुम यही जाति का कोनो काम करेगा, और कोनो का अगर कोई निचली जाति में जन्म लिया तो वो पंडित नहीं हो सकता है। ये गांव में अगर आप लोग रह रहे होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से भली भांति समझते होंगे, जो निचली जाति के होंगे उनको एक साथ भोज नहीं बैठ करके खाने दिया जाता है। ऐसी व्याप्त है अभी तक जाति प्रथा। ठीक है, वो तो छोड़िए, उसके बाद रंग भेद, अगर काला है, अरे बाप रे कितना भद्दा दिख रहा, भगा भगा इसको, नहीं बैठने दो बगल में। तो ये जो भावना है ना, मस्तिष्क की जो हीनता है, वो कभी नहीं जा सकती है लोगों के दिमाग से। तो वहीं पर भीमराव अंबेडकर जी बहुत अच्छा लिखे हैं, क्योंकि जब इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न और चैप्टर बड़े मजेदार है। तो पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है क्या निबंध है, ये एक ललई सिंह यादव है, उनके द्वारा रूपांतरण किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, निबंध है। इनके लेखक कौन है? तो लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनका जो जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ है, एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, अब देखिए जन्म स्थान महू नामक नगर, कहाँ? महू नामक नगर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, एमपी में। परिवार दलित परिवार में ये जन्म लिए थे। और उसके बाद है पिता का नाम है रामजी सकपाल, पिता का क्या नाम है? रामजी सकपाल। और प्रेरक इनके रहे हैं बुद्ध जी, कबीर जी और ज्योतिबा राव फुले जी। चूँकि बुद्ध जी बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, व्यक्ति नहीं थे, व्यक्तित्व थे। इनका अभी तक स्मरण किया जाता है। कबीरदास, इनका जो बानी था ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी कवि थे। ठीक है, और ज्योतिबा राव फुले तो क्रांतिकारी नेता थे, ये सामाजिक नेता, क्रांतिकारी नेता थे। तो इन्हीं के विचारों का पालन भीमराव अंबेडकर जी करते हैं। इनका जो निधन हुआ है ये दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनका निधन हो गया है। और प्रसिद्ध इनको किन किन नाम से जाना जाता है? तो संविधान के निर्माता नाम से इनको संबोधित करते हैं, और आधुनिक मनु नाम से इनको संबोधित किया जाता है।
आप देखिए, जब ये चूंकि इन्हीं के, जब जहाँ ये रहते थे वहाँ एक बड़ौदा नरेश राजा थे, उन्हीं के ये प्रोत्साहन से गए थे विदेश शिक्षा पाने के लिए, और पढ़ने में बहुत तेज थे ये। आप देखिए, तो यही लिए कहते हैं शिक्षा ऐसी हथियार है, नहीं कहता शिक्षा वह मतलब शेर का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा के बल पर ही इतना प्रसिद्धि पाए। मान चलिए अगर शिक्षित नहीं रहते तो संविधान, इनको संविधान का निर्माता कहकर पुकारा जाता, ये इतना प्रसिद्धि पा पाते, नहीं पा पाते। तो इस वजह से शिक्षा की बहुत अहम भूमिका रह जाती है। तो मन से पढ़ना है सब लोगों को, और तब तक पढ़ना है जब तक जिंदा है, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक लोग सीखते रहता है। तो ये बातें हो गई, इसमें और सारी बातें हैं, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये किसके प्रोत्साहन से गए थे पढ़ने के लिए, ये भी प्रश्न आते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किनके प्रोत्साहन से विदेश पढ़ने के लिए गए थे, लंदन पढ़ने के लिए गए थे। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से। उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, क्योंकि ये बात है 1900 ईस्वी का ही कुछ, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, किनके प्रोत्साहन से गए थे, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से ये गए थे। इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। तो इनको मिटा दिया जाए और फिर आगे इसमें हम लोग लिखने वाले हैं। तो इनको हम साफ कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और तब तो उसके बाद हम लोग चैप्टर को अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। चलिए, तो इसको मिटा दिया जाए, तब तक आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब देखते हैं कि मतलब वहाँ तक तो देख लिए थे, अब ये देख रहे हैं कि ये किनके प्रोत्साहन से, किनके प्रयास से ये पढ़ने के लिए गए। तो कहा जाता है कि बड़ौदा नरेश, देखिए पॉइंट में बना करके लिख देना, इसको क्या करना है, पॉइंट बना करके लिखना है। तो लिखना क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बड़ौदा नरेश की सहायता से उच्च शिक्षा पाने के लिए अमेरिका एवं लंदन गए थे। दोनों गए थे, मतलब दोनों का इसमें योगदान था इनमें, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे बड़ौदा नरेश की सहायता से उच्च शिक्षा पाने के लिए अमेरिका एवं लंदन गए थे। क्योंकि उस समय भाई राजा महाराजा का शासन था, तो कहाँ से एक दलित परिवार में जन्म लिया हो बच्चा इतना अच्छी शिक्षा का एफर्ट कर सकता है। तो उस समय जो बड़ौदा के नरेश थे, ठीक है, वो बोले कि आप जाइए, आपकी सहायता हम करेंगे। तो ये गए थे वहाँ पढ़ने के लिए, किनकी सहायता से, तो बड़ौदा नरेश की सहायता से। आप देख लीजिए इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो हम देखेंगे। अंबेडकर जी का प्रसिद्ध रचना, हेडिंग डाल लेंगे क्या, अंबेडकर जी का प्रसिद्ध रचना। अब अंबेडकर जी के प्रसिद्ध रचना के बारे में हम देखेंगे कि ये कौन कौन से रचना किए हुए हैं, इनकी कृतियाँ कौन कौन से हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो सारे के सारे रचना इंग्लिश में ही हैं। जैसे हु आर शुद्राज, कौन है, तो हु आर शुद्राज, हिंदी में हम लोग लिखेंगे हु आर शुद्राज, ये पहला हो गया। पहला क्या है, हु आर शुद्राज। दूसरा है बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्म। जब आप जाइएगा ना तो बुद्ध के धम्म हैं वो पढ़ना पड़ेगा आपको आगे क्लास में, ठीक है, 11th में या 12th में आपको मिल जाएंगे। 3 नंबर है एलिहिनेशन ऑफ कास्ट, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 3 नंबर जो हम लोग देखेंगे क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये देखेंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद देखेंगे द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, क्या देखेंगे, द
कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, दिख रहा है उधर, उधर नहीं दिखेगा, देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म, ये रचना, सारे रचना में पूर्ण विराम दे दीजिएगा, ठीक है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। इतनी रचना इनका है और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाएंगे प्रश्न। जैसे पूछ देगा बताइए बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है या किसने लिखा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और कास्ट वाला जितना भी बात आएगा, ठीक है, कास्ट वाला बात आएगा, आंख मूंद करके आपको मार देना है, कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हु आर सुधराज, भीमराव अंबेडकर जी। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आते हैं, तो इनको गौर से आप लोग देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, इनको लिख लेंगे आप लोग। अब देखिए बात आता है कि ये जो रचना तो किए, अब ये सारे रचना इनका इंग्लिश में है, किसमें है, इंग्लिश में है। तो एक ललई सिंह यादव थे, कौन थे, ललई सिंह यादव। और ये जो रचना है श्रम विभाजन जाति पर था, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, किस भाषण से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक भाषण से संकलित हैं, जिनको रूपांतरण कौन किया है, ललई सिंह यादव किए हैं। 1936 के लाहौर अधिवेशन में इस भाषण को मतलब निबंध के रूप में परिवर्तित किया गया था। तो देखेंगे अगला जो पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं, देखिएगा वो पॉइंट हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रूपांतरण, ऐसे ही लिखेंगे, का रूपांतरण ललई सिंह यादव द्वारा, ललई सिंह यादव द्वारा, ललई सिंह यादव द्वारा 1936 के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में तैयार किया गया था। लाहौर अधिवेशन में तैयार किया गया था, किसमें, लाहौर अधिवेशन में तैयार किया गया था। ये बात याद रखिएगा, किसमें तैयार किया गया था, 1936 के लाहौर अधिवेशन में तैयार किया गया था। जितना भी लिखा रहे हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, तो आएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद है इनका जो संपूर्ण वाङ्मय है वो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में, तो संपूर्ण वाङ्मय इनका 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। लिखेंगे संपूर्ण वाङ्मय, संपूर्ण वाङ्मय कुल 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। किसमें प्रकाशित हुआ था, कुल 21 खंडों में, कितने में, 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ये भी पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं, जितने दिखा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब बात तो आ गया इनका ये परिचय था, जितना हम देखें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वो जो क्या कहते हैं लेखक परिचय, और वो जो विकास क्या कहते हैं शिक्षा समिति द्वारा, जो पाठ्य पुस्तक विकास शिक्षा समिति उसके द्वारा जो लिखा गया बात था, इतना बात था। और उतना बात से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के काम करेंगे। जितने हमने यहाँ पर लिखे हैं सारे के सारे किसके लिए काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए काम करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इनको आप लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग आप किताब पे आएंगे, ठीक है। ये पढ़ने के बाद हम लोग किताब का एक एक अंश पढ़ेंगे, वो भी इसी वीडियो में, और जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि पुस्तक अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है फिलहाल, ठीक है। उसको लाना पड़ेगा या फ़ोन में PDF होगा, उससे दिखाया जाएगा। तो चलिए दिखाया क्या, उसी से हम पढ़ेंगे और समझाते हुए आप लोग को चलेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं हम, इसको आप लोग नोट करेंगे और फिर इसको हम मिटा दे रहे हैं। तब तक के लिए जल्दी से इसको नोट करेंगे आप लोग। तो आप देखिए यहाँ तक तो लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे
कि अब हम पुस्तक के एक एक बातों को ध्यान में लेकर के हम लोग चलेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, और आपके सब्जेक्टिव प्रश्न दोनों क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है आप लोग का, देखिए किताब अभी पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ा है, किताब का पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ा है, तब जाके अब क्योंकि किताब अभी था नहीं पास में। अब देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो जो लेखक हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं वो देखिए। ये जो श्रम विभाजन है, अभी इसको साफ कर रहे हैं, ये जो श्रम विभाजन है, ये श्रम का विभाजन क्यों किया गया था, मेन बात यही आता है। और ये श्रम विभाजन कैसे जाति प्रथा का रूप ले लिया, उसके बारे में लेखक यहाँ पर बताते हुए चला है। चूंकि हमारा जो देश कैसा है, अभी लिखेंगे नहीं, हमारा देश कैसा है, हमारा देश है सर लोकतांत्रिक देश है। क्या है? लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश रहते हुए ये एक भद्दी प्रथा, इसको क्या बोलेंगे, भद्दी प्रथा, एक भद्दी प्रथा है लोकतांत्रिक देश रहते हुए, वो क्या है, जाति प्रथा, जाति प्रथा। अब लोग बोलता है कि ये जो श्रम विभाजन है, तो श्रम विभाजन के लिए जाति को बांटा गया था, किसके लिए, श्रम विभाजन के लिए, यानी काम को आसान बनाने के लिए। किसके लिए? काम को आसान बनाने के लिए, काम को आसान बनाने के लिए क्या किया, जाति बनाया गया। क्या बनाया गया? जाति बनाया गया। लेकिन इसके जो पोषक हैं, इसके जो पोषक मतलब जिनको इससे फायदा मिलता है, वो क्या बोले कि नहीं, ये तब क्या बना दिए, जाति प्रथा। ये क्या बना दिए, इसको जाति प्रथा बना दिए कि नहीं भाई तुम्हारा ये काम है तो तुम समझो यही जाति का है, तुम्हारा जितना भी बाल बच्चा सब होगा सब यही काम करेगा। प्रथे बना दिया, नियम में बना दिया। तो पोषक क्या बोला, जाति प्रथा बना दिया। और लेखक क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश का एक सबसे बड़ा भद्दा दाग कौन है, भद्दा दाग, भद्दा क्या है, भद्दी प्रथा या भद्दा दाग जाति प्रथा है। तो जाति प्रथा क्यों किया गया था, तो काम को आसान बनाने के लिए जाति बनाया गया था। लेकिन जो पोषक उनके हैं, जिससे उनको फायदा मिलता है जिस व्यक्ति को, वो बोले कि नहीं ये प्रथा भी बन गया। तो चलिए आप किताब की ओर हम लोग अक्सर होते हैं और पढ़ेंगे। लेखक कहते हैं यह विडंबना की बात है, उपहास की बात है, हंसी मुझे आ रही है इस बात पर कि इस युग में भी, इस युग कहने का मतलब इतना पढ़ा लिखा युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक को इसी बात की विडंबना है। लेखक किस बात की विडंबना है, विडंबना मतलब होता उपहास, हंसी लेखक को किस बात पर आ रही है कि बाप रे बाप इतना बड़ा समाज, शिक्षित समाज, और शिक्षित समाज में भी जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है। शिक्षित समाज पढ़ लिख करके तब भी आएगा, 2-3 गो नौकर लगा लेगा अपना यहाँ, और उसको एक साथ बैठ करके खिलाएगा नहीं। और इस शिक्षित समाज में भी जातिवाद, लेखक यही बात के लिए हंसते हैं भीमराव अम्बेडकर जी। फिर आगे कहते हैं कि इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं, यानी जो जाति प्रथा से जिनको फायदा मिलता है वो कई आधार पर इनका समर्थन करते हैं। अरे बुर्बक है तुम लोग, तुम बहुते जानता है जी, जाति प्रथा फायदेमंद है। कौन बोलता है ऐसा बात, पोषक बोलता है। कैसे फायदेमंद है, तो देखिए यहाँ पर कहा समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अरे बोला बुर्बक है तुम जी, अगर श्रम विभाजन नहीं करेंगे, लोगों को मतलब कहते हैं अगर जाति को कैटेगरी में नहीं बांटेंगे तो हमारा काम कैसे आसान होगा जी। ये कौन कहता है, जो इसका पोषक है, कई आधार पर समर्थन करते हैं। चलिए भाई माने कि काम कर लिए तो आप उसको क्या करिएगा, उसको नौकरी नहीं दीजिएगा, उसको बैठने कहीं नहीं दीजिएगा, उसको समाज में अधिकार नहीं दीजिएगा, उसको मंदिर नहीं जाने दीजिएगा। ये बात तो गलत है ना फिर। तो वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि कई आधार पर समर्थन करते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा, आधुनिक समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, तो कार्य कुशलता के लिए, यानी काम आसान हो जाए उसके लिए। जो हमारा जो आधुनिक समाज है, जो पढ़ा लिखा जो समाज है, वो क्या करता है, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और कहा, और चूंकि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का अनुरूप है। जाति प्रथा कहाँ से आया, तो श्रम का विभाजन के उसी दिन जाति प्रथा बना, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिर कह रहा है कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। आप देखिए, चलिए ये तो श्रम विभाजन, श्रम मतलब काम का तो विभाजन कर दिया। अब
काम के विभाजन के बाद ये काम करने वालों को भी बांट देते हैं। अगर तुम जूता पॉलिश कर रहा है तो तुम नीच जाति का हो गया। अगर तुम क्या कहते हैं कि जैसे गांव घर में देखिए, यहाँ पर हम किसी जाति को टारगेट नहीं ले रहे हैं, आप लोग ये समझने का कोशिश करिएगा। अगर तुम पंडिताई कर रहा है तो तुम पंडिते बनेगा, ठीक है। अगर तुम क्या कहते हैं कि मतलब और भी कोई काम लीजिए, जो भी गांव में काम है, अगर वो काम तुम कर रहा है, सर क्या कहते हैं फर्नीचर का काम कर रहा है, तुम सरमेजी होगा। तो यानी इस काम का विभाजन नहीं करके काम करने वाले का भी विभाजन करवा देता है। कौन? ये जाति प्रथा। फिर आगे लेखक क्या कहते हैं कि इस तर्क में कई संबंध है। तो अगर आपत्तिजनक बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि करा कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। लेखक भी मानते हैं कि श्रम विभाजन चलिए जो हमारा जो समाज है उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक काम नहीं कर सकता है। फिर बोलता है आगे, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। चलिए हम भी मान लिए कि आप लोग कहते हैं कि श्रम विभाजन आवश्यक है, श्रम विभाजन तो आवश्यक है, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि भाई जो ये नीच काम करेगा वो उस जाति का हो जाएगा? ये कौन बात आप लोग बोल दिए? ये लेखक बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि यह एक श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की उपेक्षा नीच ऊंच भी करार देती है। ये भारत की जाति प्रथा का सबसे गंदा आती है कि चलिए श्रमिक विभाजन भी आप कर लीजिए, लेकिन आप ऊंच नीच का फिर भेदभाव कहाँ से आ गया भाई? ये काम करेगा तो इससे हम छुआएंगे, जाएंगे गंगा जल छीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये ऊंच नीच की भावना फिर कहाँ से आ गया? आप ही लोग बोलते हैं कि श्रम विभाजन कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है, आप ही लोग उसको ऊंच नीच बना देते हैं, छुआछूत की भावना वाला बात बना देते हैं। लेखक ये बात बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये जाति प्रथा है कहाँ देखने को मिल जाएगा? भारतीय समाज में, और रंग भेद वाला और देश में मिल जाएगा, लेकिन जाति प्रथा का जो श्रेष्ठतम रूप आपको मिलेगा हमारा प्यारा भारतीय समाज में, ठीक है। अब देखिए करा कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, अब लेखक समझिएगा, करा कि जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लें तो करा कि स्वाभाविक विभाजन नहीं कही जा सकती। क्यों नहीं कही जा सकती? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती। क्वेश्चन समझिएगा पॉइंट। करा जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लें तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित ही नहीं है। मान चलिए कि जाति प्रथा को भी हमने क्या किया? श्रम विभाजन मान लिया। चलिए जाति के आधार पर हम श्रम का विभाजन कर दिए, तो मान चलिए कि हम भी कोई जाति में जन्म लिए, ठीक है, और हमारा जो समाज है वो कह दिया नहीं जी तुम इस जाति में जन्म लिया है ना, तो चलो इसी जाति का काम करेगा। हमारा मने नहीं वो काम करने का, हमारा रुचि रहेगा तब न जी, मने इच्छा नहीं है कि काम हम करें। मेरा मन है कि हम खेले कूदे, ये करें वो करें, पंडिताई करें या जूता पॉलिश करें, मेरा मन है कुछ भी करें, लेकिन वही बोल रहे हैं कि ये रुचि पर आधारित नहीं होती है। भाई कोई पंडित होगा तो उसका मन होगा यार हम ये करते, कोई क्या कहते जूता जो पॉलिश कर रहा होगा, कोई कुछ कोनो काम कर रहा होगा, उसका मन अरे मैं ये बनूं, ये करूं, पंडित बनूं, जो भी मतलब काम है वो करूं। लेकिन लोग क्या कहेंगे? जो जाति प्रथा हमारा है वो इस चीज का आदेश ही नहीं देता, चूंकि भाई तुम्हारा जो रुचि है रुचि भी रहेगा, कोई मतलब नहीं है, तुम जिस जाति में जन्म लिया उसी जाति का काम करो, रुचि फुची गया, कोई मतलब नहीं है वो। फिर आगे कहता है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ निर्धारण के समय ही या गर्भ धारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी हमारा समाज का सबसे एक गंदा पक्ष यह है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है या जिस क्या कहते हैं जिस जाति में जन्म लिया जाता है तभी उसका पेशा क्या कर दिया जाता है? निर्धारित कर दिया जाता है। बड़ा होकर के ये बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पंडित बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बड़ा होते ही निर्धारित कर दिया जाता है। यानी गर्भ में ही निर्धारित कर दिया जाता है, बड़ा होते ही नहीं, गर्भ में रहता है और इस जाति में जन्म लिया था तभी उसका बात फिक्स हो जाता है कि भाई तुम इसी
जाति में जन्म लिए हो तो तुमको यही काम करना पड़ेगा, दूसरा और कोई काम नहीं कर सकता है। फिर कह रहा कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन भर एक ही पेशे से बांध कर रख देती है। यानी मान चलिए कि अभी जैसे बदलता हुआ दौर है, वक्त है, तो इसमें मेरी इच्छा होगा कि हम क्या करें, एक काम छोड़कर कोई दूसरा काम कर लें। हम जिस जाति में जन्म लिए हैं उस जाति का काम छोड़कर कोई दूसरा काम कर लें। हमारा जो जाति है, हमारा जो समाज है वो अलाउ ही नहीं करता है, आदेश ही नहीं देता है, तो हम भर जिंदगी बेरोजगारी मर जाएंगे, मरेंगे कि नहीं जी। तो वही बात लेखक यहाँ पर कहता है कि जाति प्रथा पेशे का दोष पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे से, एक ही काम से बांध कर रख देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। यानी पेशा अनुपयुक्त हो, उसमें कोई लाभ नहीं आ रहा हो, ठीक है, या अपर्याप्त हो, पर्याप्त धन नहीं मिल रहा हो, आप करिए, आप बेरोजगारी मरिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका समाज ही वैसा है। फिर बोल रहा है कि आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात मतलब अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियां में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए आधुनिक समय में हमको अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ गई, लेकिन हमारा जो समाज है, हमारा जो जाति है वो आज्ञा ही नहीं देता है, तो आप एक ही पेशे से बन करके मरिए, नहीं कर सकते हैं, करिएगा तो बाप रे बाप, पहले नंबर बात तो आपको वहां प्रत्यारित करके मार पीट कर भगा दिया जाएगा, ठीक है, आपको समाज में रहने नहीं दिया जाएगा, तो बहुत सारी बातें होती है। अभी भी देखते हैं इंटरकास्ट मैरिज होता है, लव मैरिज जिसको कहते हैं अभी अपना लोग, तो जब दो व्यक्ति लव कर रहा है इधर दूसर जाति में, लेकर फरार हो जाता है, भाग जाता है, लेकिन ये बहुत गलत भावना है, भागना नहीं चाहिए, करिए आप इंटरकास्ट मैरिज, दिक्कत नहीं है, लेकिन लेके भागने के पश्चात ना जो डोपामाइन हार्मोन ये सब उस समय एकदम उच्च लेवल पर रहता है, लगता है यही जिंदगी है, कहाँ यही मेरा जानू, मेरा क्या कहते हैं, यही है और कुछ नहीं, पूरा दुनिया यही है मेरा, तो लोग उसमें एकदम लेकर के फरार। और जब आता है ना तो दुख बर्बाद होता है बड़ा भयंकर, चूंकि खाने के लिए व्यवस्था नहीं, क्योंकि वो कल्पना कर लेता बाप रे इसके साथ हम रहेंगे ना तो हम जीवन का कोई परीक्षा निकालेंगे, कहाँ कूद जाएंगे। अरे झोपड़ी में रहेगी लड़की कहेगी बाबू हमको लिपस्टिक लेके आओ, बाबू चूड़ी लेके आओ, तो बाबू कमाता नहीं है ना है तो कहाँ से लेके आएगा बाबू, तभी इच्छा पूर्ति करना उसका, तो बहुत ही सारा बात रहता है। तो इस वजह से हमें क्या कहते हैं, अपने जो इच्छा उसको काबू में रखना चाहिए। आप करिए, आप गार्जियन की अनुमति से करिए, आप नहीं करिएगा भाग कर लीजिएगा तो कन्या पीटेगी, तो जाकर कहिएगा मम्मी कन्या मार रही है, तो हमरा पूछ के ब्याह किए थे आप बउआ जी, हमरा पूछे थे ब्याह करने के वक्त, तो हम क्यों जिम्मेदार रहेंगे, जाइए भागिए यहाँ से, कोई मतलब नहीं है, तो जवाबदेही भी नहीं रहेगा। इस वजह से कदम सोच के उठाना है जी, समझे। अब देखिए तो बोल रहा है लेखक, क्या बोल रहा था कि हमें अगर पेशा बदलने की भी जरूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है, तो लेकिन हमारा समाज अलाउ ही नहीं देता है, नहीं बदलने देता है। फिर आगे देखते हैं, तो इस कंडीशन में हम भूखे मर जाएंगे लेकिन पेशा नहीं बदल सकते हैं। फिर बोल रहे हैं लेखक कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वो उसमें क्या कहते हैं पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अब देखिए हिंदू धर्म में खास करके माना जाता है, माना कि है ही जो बात है, तो हिंदू धर्म में खास करके देखिएगा आप जिस जाति में जन्म लिए हैं उसी जाति का काम आप कर सकते हैं, अन्यथा कोई काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से पेशा ना बदलने की अनुमति देकर के जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है, सबसे बड़ा यही कारण है। वैसे तो अभी आप सरकार की दोष देते हैं, भाई आप पढ़ लिख लिए तो आप काम करने में लजा कह रहे हैं। मान लीजिए कि हम पढ़ लिया, नौकरी लगे ना, आप सरकारी नौकरी के भरोसा बैठे हुए हैं, वह सरकारी नौकरी होगा तो नहीं होगा तो होगा, नहीं तो जाकर बकरी चराएंगे, भैंस चराएंगे। और ये नहीं बोल ले रहे खेती करेंगे, ये नहीं कि सर ये आप कुछ बोल दे रहे, नहीं करेंगे, अगर नहीं होगा तो करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, करेंगे, क्यों ना करेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो करना पड़ेगा वो।
तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो क्या है, जाति प्रथा। ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बोल रहा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन के भी दृष्टि से उसमें भी दोष है। तो चलो श्रम विभाजन के आधार पर भी भाई साहब हमने बांटा, लेकिन आप क्या बोले, आप क्या बोले, जो हमारा जो पोषक है जो जाति प्रथा का, वो क्या बोले, नहीं तुम इस जाति में इसी जाति में कोनो काम करो, कर सकता है, लेकिन तुम जाति नहीं बदल सकता है, तुम कार्य पेशा नहीं बदल सकता है, तुम वही में रहो, मरो उसी में। फिर देखिए जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता पूर्वक करते हैं। आप देखिए अगर लोग चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने पेशा को बदलेंगे, लेकिन जो हमारा जो समाज है वो बदलने की अनुमति ही नहीं देता है। अब आप नहीं बदलेगा तो अरुचि पूर्वक, मन नहीं लग रहा है, ठेला गए धकेल लिए तनी चल गए, फिर रुक गए, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा है जी। आपको जिस काम में मन लगेगा वो काम आप कर ही नहीं रहे। फिर देखिए फिर आगे कहते हैं कि अतः कर ऐसी स्थिति जहां काम नहीं, ये उससे ऊपर था शायद, हाँ, कर ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता है ना दिमाग लगता है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जाति प्रथा जो है किस पहलू से भी ज़्यादा हानिकारक है, तो आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा हानिकारक है। कैसे, तो भाई आपको कोई काम में बांध करके रख दिया है, आप उस काम को कर ही नहीं, तो उसमें भी आपका मन है, उसमें भी आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो ये तो हानिकारक है। फिर बोल रहा है कि क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उनको अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। टालू काम अरे कर लेंगे न, कहिए छोड़ो ना, ये अपने थे कर लेंगे, बेचारा का मन ही नहीं लग रहा है। फिर आगे है कि मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझे यह प्रश्न जरूर पूछना चाहेंगे कि सर आपने तो बता दिया कि जाति प्रथा तो है, लेकिन इसका उपाय भी बताइए। तो कहेंगे यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। लेखक कहते हैं कि चलिए इतना तो आप लोग ने सुना कि हमने जाति प्रथा का विरोध किया, तो जब हम इसका कारण बताएं तो दवाई भी तो बताते जाइए सर। तो दवाई यही है कि बोल रहा है कि आदर्श समाज कैसा मेरा होना चाहिए, अच्छा समाज किसको आप कहेंगे सर। तो मेरा उत्तर होगा, लेखक बोलते हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए, समता पर आधारित होना चाहिए और भातृत्व पर यानी भाईचारे पर आधारित होगा, तब जाके कहीं यह समाज ठीक होगा। भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती है। करा किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन, जो परिवर्तन हम चाहते हैं, वह परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से जा सके। यानी प्रत्येक वर्ग को, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, दलित वर्ग, सब वर्ग को, और कोई योजना आती है तो सब वर्ग को लाभ मिलना चाहिए समान रूप से। ये लेखक बोलना चाह रहे हैं। कैसे, ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क में अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए, और इसी का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। जिस तरह से पानी में दूध मिला दीजिए या दूध में पानी मिला दीजिए, लगवे नहीं करता है कि कौन किस में फेटाया। उसी तरह से हमारा समाज रहना चाहिए, चाहे उच्च जाति हो चाहे निम्न जाति हो, दोनों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। फिर आगे यही बात करते हैं कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा सामाजिक के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखा जाए, तब जाकर कहीं हमारा ये जो समाज है, आदर्श समाज है, तब जाकर हमारा जो देश है वो विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा कि जाति प्रथा जो हमारे देश में है
वह एक हानिकारक प्रथा के रूप में व्याप्त है, जो बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। लोग अरुचि पूर्वक उस कार्य को कर रहे हैं। यह आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि इसमें लोग अरुचि के साथ टालू बने हुए फिरते हैं। और फिर लेखक बात करते हैं कि भाई जाति प्रथा तो चलिए बात किए, अब आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक बोलते हैं हमारा जो आदर्श समाज होना चाहिए वो स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए, समता पर आधारित होना चाहिए और भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। तब जाकर कोई भी परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक हो सकेगा। हमारा समाज दूध और पानी के मिश्रण जैसा होना चाहिए कि कौन किस में मिला ये पता ना चले। तब जाकर हम कहीं अपने जो लक्ष्य है, अपना जो देश है, उस देश को और आगे बढ़ाने में हम लोग अच्छे से कदम मिलाकर चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते हैं। ये आपका चैप्टर था। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हमारे जो यूट्यूब चैनल है कैप्टन K2 एकेडमी, उसमें आपका सारे प्रश्न, जितने भी उस पाठ के प्रश्न हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सारे प्रश्न डाल दिए जाएंगे। उसे आप लोग वहां से नोट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी ये ज्ञान बांटिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में फिर। धन्यवाद। जय हिंद।